Hello, good morning soldiers. How you are? I hope that you will be the fit and fine. Myself Ramji sir, and today we are going to be start the lecture number 2 of the unit number 2, that is the solution, and the topic of today it is the solubility and Henry law. So what is the solubility? First of all we'll just describe it is, so the maximum amount of the solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature and pressure, it is called as the solubility. यदि हम हिंदी में बात करें तो सोल्यूट का मैक्सिमम जो अमाउंट है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर जितना हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिसोल्यूशन समझना पड़ेगा, सॉल्वेशन समझना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन समझना पड़ेगा और कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं उसको समझना पड़ेगा. Already in the first video lecture we have described the preliminary information about the solution. Solution it is the homogeneous mixture of two or more than two components. What is the meaning of homogeneous mixture? Homogeneous का मतलब होता है इक्वल, यानी किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन के अंदर हर जगह ईच एंड एवरी प्लेस यदि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी इक्वल पाई जाए तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं. जैसे इस चीज़ को मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने एक वेसल ले लिया और इस वेसल के अंदर जो है पर्टिकुलरली हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया. और इस सॉल्यूशन के अंदर मान के चलिए पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से कुछ हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट को ले करके और उसका केमिकल टेस्ट, उसका फिजिकल टेस्ट करें तो यदि उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी इस पॉइंट बी से लिए गए सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, और सच काइंड ऑफ द सॉल्यूशन विल कॉल्ड एज द होमोजीनियस सॉल्यूशन. एंड in our syllabus, in especially 11th class, 12th class or NEET or JEE examination, we had to study only the just binary solution. What the binary solution? Already in previous video lecture we have described about the binary solution. क्या होता है? यानी ऐसा solution जिसके अंदर कंपोनेंट की संख्या कितनी हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे. उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन. यानी कि एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. वेरी गुड. तो इस प्रकार से हमारे पास जो बाइनरी सॉल्यूशन होगा उस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है on the basis of the physical nature of the solute as well as the solvent. My dear soldiers, we have to keep in our mind that the solvent always it will be the liquid in our syllabus. सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा कैसा होगा? फिजिकल स्टेट कैसा होगा? लिक्विड होगा. जबकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है द सॉल्यूट फिजिकल स्टेट विल जस्ट चेंजेस. यानी कुल मिलाकर के यदि हम ब्रीफली बात करें तो वी हैव टू स्टडी द 3 kinds of the solution in our just curriculum in our syllabus. पहला क्या है? सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट. वेरी गुड. दूसरा है लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट. और तीसरा क्या है? गैसियस सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट. सो ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन की स्टडी हम लोगों को 1 by 1 अपने सिलेबस में इस चैप्टर में करना है. गॉट इट क्लियर? तो इस स्लाइड को अभी आप जो है मेमोराइज करेंगे, इसको फेयर कॉपी में अभी बनाएंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं, सीखेंगे कि आखिर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या टेक्निकली डिसोल्यूशन भी कहते हैं. क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं अगली स्लाइड में. तब तक आप इसका जो है फेयर कॉपी पे नोट बनाइए एंड देन विल रिज्यूम द वीडियो. नाउ डियर सोल्जर्स, विल स्टार्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस. What is the dissolution? How the solution formation will take place? We'll understand now. So in this case,
First of all, we'll take the example of NaCl. Here NaCl we are just dissolving into the water. NaCl, it is what? It is the solute, and the water just here it is the solvent. So what will happen when we just dissolve the NaCl into the water? We just observe that there will be the formation of the solution. Similarly, if we just dissolve the oil into the water, what we just observe that there will not be the formation of the solution. At the same time, when we just dissolve the kerosene oil into the petrol, solution formation will takes place. At the same time, when we just dissolve the petrol into the water, solution will not be formed. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ सॉल्यूट को कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा फैक्टर है जिसके बेस पे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, या कैसे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन विल फॉर्म? तो इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए डियर सोल्जर्स, क्या पता होना चाहिए? द पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. वी शुड नो अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. ध्यान से देखिए, यहाँ पे NaCl सॉल्यूट कैसा है? पोलर है. कैसा है? पोलर है. सॉल्वेंट वाटर कैसा है? पोलर है. तो पोलर को पोलर में, यानी पोलर सॉल्यूट को जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट में, ऑयल को देखिए, ऑयल क्या है? नॉन पोलर. क्या है? नॉन पोलर. वाटर क्या है? पोलर. जब हम पोलर को डिसॉल्व कर रहे हैं पोलर को डिसॉल्व कर रहे हैं पोलर में, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है. जब नॉन पोलर को पोलर में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. केरोसिन ऑयल कैसा है? नॉन पोलर है. पेट्रोल कैसा है? नॉन पोलर है. तो जब नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व कर रहे हैं, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सिमिलरली पेट्रोल कैसा है? नॉन पोलर है. नॉन पोलर है. वाटर कैसा है? पोलर है. बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस. तो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेंगे पोलर में, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा. तो इस पर्टिकुलर इवेंट से, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है. सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिसोल्यूशन प्रोसेस. What is called? Dissolution process. When the solute will just mixed with a solvent, then that particular phenomena is called as the dissolution. तो एक हम लोग कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, क्या? लाइक डिसॉल्व लाइक. शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं इसको डियर सोल्जर? LDL. What is LDL? Like dissolve like, यानी polar will dissolve in polar solvent, non-polar solute will dissolve in non-polar solvent. So this process is called as the dissolution. Got it clear? Yes. And on the basis of the dissolution, or on the basis of amount of solute present into the solvent, the solution will be formed three types. The three types of the solution will form. तीन प्रकार के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा. एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कौन कौन से? पहला होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है क्या? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. डिफिनीशन को वन बाय वन सुनिए. What is the dilute solution? यानी a such kind of the solution where we can add the more amount of solute at particular temperature and pressure. एक ऐसा solution
जिसके अंदर हम और अधिक अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड करें एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, सच काइंड ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। Saturated solution, a such kind of the solution there is no further amount of solute can be added at the particular temperature and pressure in particular solution, a such kind of the solution is called as the saturated solution। सांद्र विलयन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तनु विलयन। तो सांद्र विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसके अंदर हम और अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड न कर पाएँ, a such kind of solution is called as the, what is called? Saturated solution। yes, super saturated solution। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है बाबू? ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर और अधिक अमाउंट में हम सॉल्यूट न ऐड कर पाएँ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। What is the supersaturated? How can be defined? A such kind of the solution where no further amount of the solute can be added even by increasing the temperature or the pressure, that is called as the saturated solution, सॉरी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि सॉल्यूशन के अंदर कैसे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन को हमने देखा। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। स्टे विथ मी टू बी अंडरस्टैंड द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। नाउ डियर सोल्जर्स, we'll discuss about the factor affecting the solubility। already we have discussed that we have to study the three kind of the solution। हम लोगों को 3 प्रकार के solution को पढ़ना है, that is the solid solute dissolved in liquid solvent, liquid solute dissolved in liquid solvent and gaseous solute dissolved in लिक्विड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो है फैक्टर जो पढ़ रहे हैं, ये जो फैक्टर है किसके लिए है? सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, या हम लोग कह सकते हैं लिक्विड। दूसरा टाइप का सोल्यूशन क्या होगा वो? यस, लिक्विड सॉल्यूट व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। इन 2 टाइप्स के सोल्यूशन के लिए जो फैक्टर्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। तो पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सोल्यूट होगा क्या होगा? इट में बी द पोलर या फिर इट में बी द नॉन पोलर। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? इट में बी द पोलर या फिर क्या होगा? नॉन पोलर होगा। बोलो बात समझ में आती है? जी सर। तो यदि हम पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करें पोलर सॉल्वेंट में तो बताओ सॉल्यूशन बनेगा? यस। तो सॉल्युबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। यदि हम पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें तो क्या डिजोल्यूशन होगा? नहीं। सॉल्युबिलिटी होगी? नहीं। उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0। यस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं? दैट इज LDL, लाइक डिसॉल्व लाइक। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट। बोलो बात समझ में आती है? यस, वेरी गुड। देन नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर, which one is very very important factor to be affect the solubility। अब टेम्परेचर डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ द डिसोल्यूशन प्रोसेसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस, सोल्यूशन जो सॉल्वेशन प्रोसेस है वो टेम्परेचर के बेस पे, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में अगले साल 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जो थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे, हीट के बेस पे जो रिएक्शन है वो 2 टाइप्स के प्रोसेस जो हैं 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर हीट का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, और दूसरा क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट का क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। वेरी गुड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट विल इंक्रीज। यदि टेम्परेचर को हमने घटाया
तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सिमिलरली यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पर कि हीट इवॉल्व हो रही है, यदि उसमें उसका हमने टेम्परेचर, उस प्रोसेस के टेम्परेचर, उस सिस्टम का टेम्परेचर यदि हमने बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि टेम्परेचर घटा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो बात समझ में आई। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट है, ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल 1 नंबर के लिए आ चुका है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो थर्ड है, क्या है, दैट इज द प्रेशर। व्हाट इज दिस, प्रेशर। और प्रेशर के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि जहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट है, या लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो चूंकि ऑलरेडी सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, कंप्रेस्ड कंडीशन में होते हैं। ऑलरेडी किस कंडीशन में होते हैं, कंप्रेस्ड कंडीशन में, दबे हुए। उनके बीच में आईएमएस जो 11th क्लास में 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि आईएमएस ऑलरेडी क्या होता है, कम होता है, लिस्ट होता है इन केस ऑफ द सॉलिड एज वेल एज द लिक्विड। तो अब उनको उसके ऊपर प्रेशर, यदि उनके ऊपर हम प्रेशर लगाएं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल है ऑलरेडी जो लिक्विड स्टेट में है उनका कंप्रेशन नहीं होगा, और इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। बोलो बात समझ में आई। प्रेशर का क्यों नहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, तो ऑलरेडी वो कंप्रेस कंडीशन में रहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बोलो बात समझ में आती है। यस, नाउ विल जस्ट डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज द गैसियस सोल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। So video pause करें, make the fair of this one and then we'll meet with the next topic. Now dear soldiers, we'll just discuss about the factor affecting the solubility, and now the turn of the solution is gaseous solute when dissolved in a liquid solvent. Gaseous solute when dissolved in a liquid solvent. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो पहला फैक्टर है ऑलरेडी एलडीएल के बेस पे नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, गैस है, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड इन द सेंस वाटर, यह यदि कह सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये जो गैस है, गैस का नेचर क्या होता है, लिक्विफिकेशन। यहाँ पे गैस के नेचर का मतलब क्या है, लिक्विफिकेशन। तो यदि कोई गैस इजीली लिक्विफाई हो रही है तो दैट विल हैव द मोर सॉल्युबिलिटी इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इजीली लिक्विफाइबल गैस विल हैव अ मोर सॉल्युबिलिटी इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट। दूसरी चीज, यदि गैस पोलर है, फॉर एग्जांपल HCl, HCl क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर गैस है। तो यदि कोई पोलर गैस है सो दैट विल हैव द मोर सॉल्युबिलिटी इनटू द पोलर सॉल्वेंट। यदि हम सॉल्वेंट को यहाँ पे क्या करें, वाटर ले लें, सो वाटर इज आल्सो अ पोलर, HCl इज आल्सो अ पोलर। सो LDL के अनुसार, लाइक डिजॉल्व लाइक के अनुसार, द पर्टिकुलर HCl पोलर मॉलिक्यूल विल डिजॉल्व इन ग्रेटर एक्सटेंट इनटू द पोलर सॉल्वेंट। देन अलग फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। और इस टेम्परेचर का जो इफेक्ट है दैट इज द अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। इसका अपोजिट है, क्या है, टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाएंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेस, डिक्रीज करती है। कैसे कह सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लिक्विड जो सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, और इस गैस को यदि हमको डिजॉल्व करना है, क्या करना है, वी हैव टू डिजॉल्व इट। तो यदि हम इस सब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएं,
यदि इस सिस्टम का, इस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, डियर सोल्जर, यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल डिक्रीज इनटू पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इनवर्स रिलेशन होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्यों? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज द प्रेशर। प्रेशर, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेशर, यहीं पे समझते हैं। यदि इस सिस्टम, इस सोल्यूशन के अंदर गैसों के ऊपर यदि हम प्रेशर को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो दैट गैसियस मॉलिक्यूल विल ईजिली एंटर इनटू द सॉल्यूशन। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ओवर द गैस। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू द पर्टिकुलर सॉल्वेंट विल इंक्रीज। और इसी को क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसने, हेनरी ने। The quantitative relationship of the solubility between the solubility and the pressure was given by Henry, and that is called as the Henry law. So now we'll discuss the Henry law. Now dear soldiers, we discuss about the Henry law. Henry law is what? It is the quantitative relationship between the solubility of gas and the pressure over the gas. And what the Henry law? It stated that at the constant temperature, the solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas over the surface of solution या surface of liquid। यानी इसको समझिए, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, सपोज दैट यहाँ पे एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमको क्या करना है, गैसियस सॉल्यूट को क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। तो जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि गैस हैज़ द प्रॉपर्टी टू एक्सपेल फ्रॉम द सोल्यूशन। तो यदि हम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। So this is the Henry law, and this one is very very important as per board examination, NEET level of examination as well as the JEE। तो यदि हम कहें मैथमेटिकली देखें तो solubility is directly proportional to the pressure, partial pressure। If we just remove the proportionality, so S will be equal to KH into P। वहाँ यहाँ पे S क्या है, सॉल्युबिलिटी है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और P क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हो सकता है देयर में बी मोर देन वन गैस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को हम एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, वो क्या है देखते हैं। द अनदर फॉर्म ऑफ द हेनरी लॉ इज व्हाट, दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्म, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in a vapor phase, that is P, small p, is proportional to the mole fraction of gas in a solution। यानी जो solution के अंदर पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, that partial pressure will be directly proportional to the mole fraction। mole fraction ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या, जस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो चूंकि यहाँ पे गैस क्या है, सोल्यूट है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इनटू द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, सो दिस P is directly proportional to X। If we just remove the proportionality symbol, so it will become the KH। KH is called as the Henry constant, P is stand for partial pressure, and X is stand for मोल फ्रैक्शन। यदि हम लोग रिलेशनशिप देखें बिटवीन द पास, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो बार बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है कि द पर्टिकुलर हेनरी कांस्टेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर,
कांस्टेंट प्रेशर पे हेनरी कांस्टेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। यदि हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बोलो बात समझ में आती है? यस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। Now dear soldiers, we'll discuss about the applications of the Henry law। और NCERT सिलेबस में या बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो दीज आर द आस्क्ड एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन हमारे पास है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, दूसरा एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स का, और तीसरा एप्लीकेशन है ऑक्सीजन सिलेंडर एट हाई एल्टीट्यूड। इन तीन को आप पहले मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए वन बाय वन। सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी जितने भी ब्रिविजेस प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंपा कोला या थम्सअप है, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट है, व्हाटएवर द डिफरेंट ब्रांड्स, उसके अंदर क्या होता है वो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो फिल्ड होती है। जैसे आप उसका बॉटल हम लोग बॉटल को जब ओपन करते हैं, कैप हटाते हैं, तो उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं एंड दैट बबल इज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के वो जो है बुलबुले निकलते हैं। तो उस पर्टिकुलर बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है और वो जस्ट इट फिल्ड एट द हाई प्रेशर, फिल्ड एट हाई प्रेशर। उस बॉटल के अंदर जो गैस भरी है उसको जो है हम लोग हाई प्रेशर के अंदर भरते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड देयर at a high pressure due to increasing the solubility of gas in particular solute। then दूसरा हमारे पास है स्कूबा डाइवर्स, जो स्पेशली गोताखोर होते हैं। जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन है, उसका जो डिजोल्यूशन ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है। तो उस हाई प्रेशर, बढ़े हुए प्रेशर की वजह से जो डिसॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स को स्पेशली हीलियम मिक्स्ड इनर्ट गैस का जो है, हीलियम मिक्स्ड गैस का जो है कि मिक्सचर दिया जाता है, जो कि वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, उसको वो लोग यूज करते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो ड्यू टू इंक्रीज द प्रेशर द पर्टिकुलर टॉक्सिक गैसेस solubility dissolution increases into the blood of the scuba divers, and to be prevent that one we are just providing the mixture of the gases। देन ऑक्सीजन सिलेंडर एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे माउंटेन ट्रैवलर होते हैं, ऊपर पहाड़ पे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रेशर घटने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की जो ब्लड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है घट जाती है। यू नो दैट व्हाट इज द रोल और एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्सीजन, फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन। तो क्या काम है, दैट इज कैरिंग ऑक्सीजन का जो है, कैरिंग द पर्टिकुलरली जस्ट यूज फॉर द कंबशन ऑफ द पर्टिकुलर फूड आइटम्स। गॉट इट क्लियर? तो जब वो ऊपर जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होती है, घट जाती है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उसके साथ, और जहाँ पर कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस पर्टिकुलर कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। क्या बनते हैं, एनॉक्सिया। तो प्रेशर घटने की वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो गया, एंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन मेडिकली कॉल्ड एज द एनॉक्सिया। तो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए माउंटेन ट्रैवलर आर जस्ट यूजिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में माय डियर सोल्जर्स क्या हम लोगों ने सीखा, वी हैव लर्न अबाउट द solubility, factor affecting the solubility, Henry law and the application of the Henry law. You will stay with me for the next video lecture. For up to that, bye bye, thank you very much, take care.